जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जिंदा रहने के लिए सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि दिमाग भी तेज होना चाहिए, जहां हर रात ये डर बना रहता है कि कहीं आप खुद ही एक इंसान से ज़ॉम्बी ना बन जाएं। 6 साल पहले इस दुनिया को एक ज़ॉम्बी वायरस ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, मगर इसी बर्बादी के बीच 2 छोटे भाई बहन एक वीरान बंगले में अब तक जिंदा हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास है ऐसे ट्रिक्स, ऐसे सीक्रेट्स जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। ये सिर्फ ज़ॉम्बी की कहानी नहीं है, ये है जज्बात, बलिदान और इंसानियत की आखिरी उम्मीद की कहानी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे फिल्म एक्सप्लेनेशन के लिए जो आपको आखिरी सीन तक बांध कर रखेगा, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो ज़ॉम्बी से नहीं बल्कि अपने अंदर के राक्षस से है। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अनकंटेन्ड। ये कहानी शुरू होती है 2 मासूम बच्चों से जो खेल में इतने मगन होते हैं कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उनके घर के खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी परछाइयां बेहद तेजी से उनकी ओर आ रही हैं। ये सिर्फ परछाइयां नहीं थी, ये आने वाले खतरे की आहट थी। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदगी का हर दिन एक जंग है, एक ऐसी दुनिया जिसे ज़ॉम्बी वायरस ने 6 साल पहले तबाह कर दिया था। लेकिन इस बर्बादी के बीच ये भाई बहन आज भी जिंदा हैं। एक सुनसान इलाके के वीरान बंगले में जिंदा रहना यहाँ आसान नहीं है। इन दोनों ने जितने खतरे देखे हैं वो आम इंसान की सोच से भी परे हैं। कुछ वक्त पहले एक अजनबी प्रेमी जोड़ा उसी बंगले के बाहर एक ट्रक लेकर आता है। बड़ा भाई, जिसका नाम जिम है, एक खिलौने जैसी दिखने वाली बंदूक लेकर बाहर निकलता है। आदमी सीधा सवाल करता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है, जिस पर जिम कोई जवाब नहीं देता है। वो बस चुपचाप खड़ा रहता है। उसी रात जिम अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। बाहर कुछ बच्चे जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी खड़े होते हैं जो किसी भी वक्त भीतर घुस सकते थे। रात किसी तरह कट जाती है, जिसके बाद सुबह जिम बंदूक में मैगजीन में गोलियां चेक कर रहा होता है। ये साफ था कि ये बंदूक सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि असली थी। बच्चों की जिंदगी फिर से थोड़ी नॉर्मल लगने लगती है। वो एक बार फिर बाहर खेलने निकलते हैं, लेकिन तभी वही ट्रक दोबारा लौट आता है। इस बार उनका बर्ताव पहले से कहीं ज्यादा अजीब था। वो एक बार फिर से सवाल करते हैं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? इस बार जिम झूठ बोलता है कि वो टाउन में सामान लेने गए हैं, लेकिन सामने खड़ी वो औरत हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है, यहाँ से टाउन तो कई घंटों की दूरी पर है, तब तक हम यहीं पर रुकते हैं, हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। अब जैसे ही उन्होंने बंगले के अंदर भरपूर राशन और चालू फ्रिज देखा, उन्होंने फैसला कर लिया कि अब यही उनका ठिकाना है। वो आदमी जैक से बोलता है कि मैं ट्रक को छुपा देता हूँ। ये लग रहा था कि उन्होंने अब यहीं पर रुकने का मन बना लिया है। बंगले की दीवारें मजबूत थी, इतनी कि चाहे जितने भी ज़ॉम्बी हमला कर ले वो अंदर नहीं घुस सकते थे। अब जैसे ही शाम की परछाइयां गहराने लगती हैं, जिम ने एक बार फिर से वही किया जो वो हमेशा करता आया था। वो अपनी छोटी बहन को लेकर एक सुरक्षित कमरे में छुप गया। यही उसकी एक आदत थी जिसने अब तक इन दोनों की जान बचाई हुई थी। अगली सुबह जैक हमेशा की तरह पहले से नाश्ता कर चुका था। अब वो इस जगह को किसी अजनबी ठिकाने की तरह नहीं बल्कि अपने घर जैसा महसूस करने लगा था। जिम, जो बाहर से शांत और संयमित लगता था, वो अचानक कुछ ऐसा बोल देता है जिससे माहौल बदल जाता है। वो कहता है, ओवर बिफोर यू नो इट। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे इलाके को निगल रहा था। तभी जिम ने एक रहस्यमय सवाल किया, क्या अब वो वक्त आ गया है? जवाब में उसका पालतू कुत्ता धीरे से पास आया, उसे सूंघा और फिर सिर झुकाकर मानो इशारा कर दिया हो कि हाँ, अब समय आ चुका है। जिम बिना देरी किए अपनी छोटी बहन को गोद में उठाकर सीधा उसी सेफ रूम में बंद कर देता है। नीचे वही कपल अपने ही रोमांस में डूबा हुआ था। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सर पर खतरा मंडरा रहा है। लड़की ने बाथरूम जाने का बहाना किया और उठी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर खिड़की से बाहर गई, उसके होश उड़ गए। वहां कुछ ज़ॉम्बी झुके खड़े थे, जैसे किसी गंध को महसूस कर रहे हों। उसने तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी। शायद उसको लगा कि अंधेरे में वो बच जाएगी, मगर तभी पीछे से कमरे का दरवाजा बेहद धीमे से खुलता है। जैक को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वो पिस्टल लेकर धीरे धीरे कमरे में दाखिल होता है और सामने का नजारा देखकर सन्न रह जाता है। उसकी प्रेमिका जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी। उस पल के बाद ये दोनों ही कैरेक्टर इस कहानी से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर
जिम और उसकी बहन मानो किसी तूफान से बेखबर अगली सुबह भी वैसे ही घर के बाहर निकलते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद ये पहली बार नहीं था जब किसी ने उनके घर में घुसने की कोशिश की हो। उसी समय एक लंबे बालों वाला अजनबी बर्फीले जंगल में चलता जा रहा था। उसके पैरों के नीचे कई पुराने जाल बिछे थे। वो उन्हीं निशानों को फॉलो करता हुआ उस बंगले तक पहुंच गया, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक से एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है और तभी उसकी गर्दन में तेज जलन महसूस होती है और वो बेहोश हो जाता है। दरअसल उसे बेहोशी का एक डांट मारा गया था और वो डांट किसी और ने नहीं बल्कि जिम ने मारा था। और जब इस आदमी को होश आता है तो जिम उसके सामने खड़ा होता है, वो भी पिस्तौल ताने हुए। जिम का दिमाग शायद बहुत तेज है और इसी वजह से उसने खुद को और अपनी बहन को अब तक सुरक्षित रखा हुआ है। अब पूछताछ में पता चलता है कि उस आदमी का नाम डैन है। वो एक स्पेशल फोर्स का सैनिक था जो अपनी गुमशुदा पत्नी को ढूंढते हुए उत्तर की ओर जा रहा है। जिम को उसकी बातें कुछ अलग लगती है क्योंकि डैन ने उनसे खाना या दवाई नहीं मांगी, उसने सिर्फ अपनी गन वापस मांगी। जिम ने उसको एक डील ऑफर की, अगर डैन मदद करे और बंगले में फिर से बिजली चालू कर दे तो वो उसकी गन लौटा देगा। बातों ही बातों में डैन पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? इस बार जिम ने झूठ नहीं बोला। उसने बताया कि उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जो काफी पहले लापता हो गए थे। उसकी माँ एक सीक्रेट एजेंसी की एजेंट थी जो हाल ही में किसी मिशन पर गई है और शायद जल्द ही वापस आने वाली है। डैन बंगले के कोने में रखी ट्रेडमिल को देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ पुरानी यादें तैर रही थी। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि पूरा बंगला एक रनिंग मशीन से बिजली बनाकर चलता है। तभी खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे चलता हुआ नजर आता है। डैन बिना वक्त गवाए पास रखी लोहे की रॉड उठाता है और बाहर निकल जाता है। वो उस ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन जब वो खून से सना हुआ वापस लौटता है तो जिम का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है कि तुमने उसको क्यों मार डाला? ये सारे शीशे बुलेट प्रूफ हैं। जिम को गुस्सा तो आया, मगर डैन के लिए उसके मन में कुछ नरम भावनाएं भी पनपने लगी थी। उसने देखा कि डैन अब सिर्फ एक मेहमान नहीं रहा है, वो इस घर का हिस्सा बनने लगा था। डैन ने खुद ही ट्रेडमिल पर चढ़ने का फैसला किया ताकि खुद से बिजली पैदा कर सके। पूरी रात वो मशीन पर दौड़ता रहा, इतनी मेहनत की कि पैर कांपने लगे और वो गिरते गिरते बचा। उधर ही पता नहीं कब जिम की छोटी बहन चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो कुछ देर उसको घूरती रही, फिर नाक सिकोड़कर बोली कि तुम में से बहुत बदबू आ रही है, जिससे डैन बहुत शर्मिंदा हो गया। वो तुरंत बाथरूम की ओर भाग गया। कुछ देर के बाद वही बच्ची एक हेयर पिन लेकर वापस आई और वो पिन उसने डैन को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। उस पल में वो दोनों भाई बहन उसे अब अजनबी नहीं, किसी अपने जैसे दिखने लगे थे। उधर सुबह सुबह जिम एक बार फिर से अपनी बहन के साथ बाहर निकल जाता है। हर सुबह की तरह वो आज भी अपने बिछाए हुए ट्रैप्स की जांच कर रहे थे। यही उनके पहले सुरक्षा घेरे थे और आज भी एक जिंदा ज़ॉम्बी उन्हीं जालों में जकड़ा हुआ था। बंगले के अंदर डैन ने नाश्ता किया और फिर उस जगह पहुंचा जहां कभी जिम की माँ काम किया करती थी। वहां एक टेबल पर कुछ तस्वीरें रखी हुई थी और साथ ही में एक कार की चाबी भी थी। उम्मीद की एक किरण लेकर वो तेजी से गैराज की तरफ दौड़ा, मगर वहां पहुंचकर उसे निराशा हाथ लगी। गाड़ी पूरी तरह से खराब पड़ी थी। उसे एक कोना दिखा जिसमें एक छोटा सा कमरा बना था, शायद ये कोई टूल रूम हो सकता था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर तभी पीछे से आती एक तेज आवाज ने उसको चौंका दिया। वो आवाज जिम की थी जो कह रहा था, रुको, अंदर मत जाओ। अब तक इन दोनों भाई बहन को ये यकीन हो गया था कि डैन कोई खतरा नहीं है। शायद इसी भरोसे की वजह से उन्होंने अब रात में सुरक्षा कक्ष में सोना छोड़ दिया था। मगर उसी रात डैन की नींद अचानक कुछ पैरों की आवाज से टूट जाती है। वो बाहर निकलता है तो देखता है कि जिम पहले से ही उस ट्रैप वाली जगह की ओर जा रहा था। वो उसी जगह पहुंचा जहां कल ज़ॉम्बी फंसा हुआ था। डैन को एक अजीब सा शक हुआ, कहीं ये औरत जिम की माँ तो नहीं है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी फिर से जिम की आवाज आती है। इस बार उसने बंदूक तान दी थी। उसने कहा, रुको, मत मारो उसे। इस बार डैन बहुत गुस्से में था। वो बिना कुछ कहे बंगले की ओर लौट गया और सीधा उस कमरे की ओर बढ़ा जिसे पहले खोलने से मना किया गया था। अंदर पहुंचते ही उसे सब कुछ साफ हो गया। एक चटाई जमीन पर बिछी हुई थी और दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, यानी यहाँ किसी ज़ॉम्बी को बंधक बनाकर रखा गया था। अब डैन का शक यकीन में बदलने लगा था। तभी बाहर से इंजन की आवाज सुनाई देती है। शायद कुछ सर्वाइवर्स यहाँ पर आ पहुंचे थे, मगर उनके चेहरे पर
उनकी नीयत साफ झलक रही थी। वो चारों ओर घूम घूम कर बंगले का मुआयना करने लगते हैं। उनके हाथों में हथियार थे। डैन के पास उस वक्त कोई हथियार नहीं था। वो बस छिपकर हालात देखता रहता है, जबकि जिम भी दूर से ये सब कुछ देख लेता है। वही बंगले की दूसरी मंजिल पर खिड़की पर जिम की बहन खड़ी होती है, जो बार बार इशारा करके कह रही होती है कि खतरा नजदीक है। अब जैसे लुटेरे उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, डैन अचानक से आता है। वो सीधा हमला करता है और एक लुटेरे को वहीं पर ढेर कर देता है। बाकी लुटेरे महसूस करते हैं कि ये बंगला किसी आम जगह की तरह नहीं है, ये एक किले जैसा था। चारों ओर से बंद दरवाजे, बुलेट प्रूफ खिड़कियां और अंदर मौजूद खतरा। आखिरकार वो हार मानकर अपनी गाड़ी में वापस लौट जाते हैं। इस हमले के बाद जिम ने पहली बार अपने हाथों से डैन को उसकी गन लौटा दी थी। उसे अब डैन पर पूरी तरह भरोसा हो गया था। अब बारी थी डैन की। उसको लगने लगा था शायद अब जाने का वक्त आ चुका है, मगर भीतर कहीं एक कसक सी महसूस हो रही थी। इसलिए सुबह होते ही डैन एक बड़ा फैसला करता है। वो सोचता है कि मैं इन दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी पत्नी की तलाश पर निकलूंगा। ऐसा करने से उसका सपना भी पूरा होगा और ये बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जिम ने बिना किसी सोच विचार के उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वो साफ कह देता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं अपनी माँ के लौटने का इंतजार करूंगा। उसी समय बाहर अचानक शोर शराबा सुनाई देने लगता है। वो कल वाला लुटेरा इस बार और भी लोगों को लेकर आया था। उन्होंने बाहर खेल रही जिम की बहन को पकड़ लिया था। अब दोनों ओर से बंदूकें तन गई थी और माहौल टकराव के लिए तैयार हो गया था। तभी कुछ दूरी पर गोलियों की आवाज गूंजती है। दो लुटेरे वहीं पर ढेर हो जाते हैं। डैन तुरंत मौके का फायदा उठाता है और दौड़कर जिम की बहन को छुड़ा लेता है। वेल सरप्राइजिंगली हमें यहाँ पर यह जानकर हैरानी होती है कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिम की माँ थी। वो सच में एक सीक्रेट एजेंट है। लेकिन उसी दौरान डैन के सीने में गोली लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। समय जैसे थम सा गया हो। कोई नहीं जानता था कि कितनी देर बीती। लेकिन फिर अचानक डैन की आंखें खुलती हैं। उसके सीने की चोट अब ठीक हो चुकी थी और उसके शरीर पर एक रस्सी बंधी हुई थी। धीरे धीरे वो घर के अंदर जाता है, जहां लीना उसको सब कुछ बताती है। वो उसको समझाती है कि सामान्य संक्रमित लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और केवल भूख प्यास की चेतना में जिंदा रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक विशेष तरह के संक्रमित लोग भी होते हैं। उनका दिमाग पूरी तरह से नॉर्मल होता है, मगर शरीर में ज़ॉम्बी जैसी ताकत होती है। वो हर बीमारी और चोट से बेहद तेजी से ठीक हो सकते हैं, मगर उनकी एक कमजोरी होती है। अगर उन्हें गहरी चोट लगे या समय ज्यादा बीत जाए तो वो क्रेजी मोड में चले जाते हैं, जहां वो भी नॉर्मल ज़ॉम्बी की तरह बेकाबू हो जाते हैं। डैन ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। क्या वो खुद भी ऐसा ही विशेष संक्रमित है? लीना धीरे से सर हिलाती है और कहती है, हाँ, वरना जिस दिन तुम्हें गोली लगी थी तुम उसी वक्त मारे जाते, मगर तुम कुछ देर के लिए पागल बन गए और फिर अगली सुबह एकदम ठीक हो गए। डैन ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन लीना के पास अभी और खुलासे थे। वो बताती है कि जिम भी एक विशेष संक्रमित है। दरअसल जिस रात वो कपल मारा गया था, उन्हें एक क्रेजी मोड वाले इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ने मारा था और वो ज़ॉम्बी जिम ही था। अब डैन को समझ में आता है कि जिम हर रात खुद को हथकड़ी से क्यों बांधता है। डैन पूछता है कि क्या क्रेजी मोड आने का वक्त पहले से पता चल जाता है, जिस पर लीना उसको बताती है कि जिम का कुत्ता इस खास चीज के लिए ट्रेंड है। वो सूंघकर बता देता है कि कब जिम क्रेजी मोड में जाने वाला है। अब जैसे ही डैन को कमरा याद आता है जिसमें दीवारें नाखूनों से खुरची हुई थी, उसे समझ में आ जाता है कि जिम फिर से अपने क्रेजी मोड में जाने वाला है। यही वो कमरा था जहां उसे ऐसे पलों में बंद किया जाता था। तभी दूर कहीं से एक इंजन की आवाज सुनाई देती है। लीना, जिसके पास उसकी बेटी भी थी, वो कुछ मिलिट्री वालों से भिड़ रही थी। उनमें से एक को लीना पहले से जानती थी। वो लीना से बोलता है कि मेरी बेटी किसी नौजवान के साथ भाग गई है। वो चिंतित है, इसलिए अपनी टीम के साथ उसको ढूंढने निकला था। लीना उसको भरोसा देती है कि अगर वो लड़की उसको कहीं पर दिखेगी तो वो उसको जरूर बताएगी। ये सुनकर वो व्यक्ति मायूस होकर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ जाता है। उसी रात डैन के मन में सवाल उठता है और वो लीना से पूछता है, आखिर ये बंगला है क्या? तब लीना एक चौंकाने वाला राज खोलती है। वो बताती है कि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को पहले से अंदेशा था कि ज़ॉम्बी वायरस कभी भी फैल सकता है, इसीलिए
देश भर के सुनसान इलाकों में ऐसे हजारों हाइड आउट बनाए गए थे। ये हाइड आउट मजबूत मटेरियल से बनाए गए थे, बल्कि इनमें इंडिपेंडेंट एनर्जी की आपूर्ति की व्यवस्था भी थी, जिससे ये किसी भी बाहरी मदद के बिना काम कर सकते थे। ये सब सुनकर डैन अंदर से बेचैन हो जाता है। उसे महसूस होता है कि अगर ये जानकारी पहले बताई जाती तो शायद बहुत सारे मासूम लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन लीना ने बस एक दुख भरी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। फिर उसने डैन को अपने अतीत की दर्दनाक कहानी सुनाई। असल में जिम और उसकी बहन दोनों जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित थे। उनके पिता एक जैव वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही सबसे पहले ज़ॉम्बी वायरस की खोज की थी। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा, तो उन्होंने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने ज़ॉम्बी वायरस को जिम के शरीर में इंजेक्ट कर दिया और एक अजीब संयोग से जिम एक विशेष प्रकार का संक्रमित बन गया। लेकिन जब वो पहली बार क्रेजी मोड में गया, तो उसी दौरान उसने अपने पिता को काट लिया। वो खुद को नहीं बचा सके और धीरे धीरे एक आम ज़ॉम्बी में तब्दील हो गए। एंड में लीना को मजबूरन अपने पति को मारना पड़ा। डैन ये सब सुनकर भीतर तक हिल जाता है। उसके निगाहों में लीना के लिए गहरा सम्मान पैदा हो जाता है। एक माँ जो हर कीमत पर अपने छोटे से परिवार को बचाने के लिए लड़ रही थी। समय के साथ लीना का परिवार भी डैन पर भरोसा करने लगा था। एक दिन अचानक जिम का कुत्ता जोर जोर से भौंकता है। लीना समझ जाती है कि जिम की तबीयत फिर से बिगड़ने वाली है। वो फौरन जिम को उस खास कमरे के अंदर बंद कर देती है और कुछ ही देर में अंदर से खौफनाक चीखें गूंजने लगती है। लीना दरवाजे के बाहर चुपचाप बैठी रहती है, जैसे किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। तभी डैन उसके पास आकर बोलता है, अब मैं पहरा देता हूँ। शायद यही फर्क होता है जब घर में कोई मर्द होता है। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि जिम की छोटी बहन जो बाहर खेल रही थी अचानक गिरकर बेहोश हो जाएगी। लीना को तुरंत समझ में आ जाता है कि उसके दिल की बीमारी फिर से उभर आई है। उनके पास कोई उन्नत इलाज नहीं था। ऐसे में डैन एक सुझाव देता है, क्यों ना उसको भी ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित किया जाए, शायद फिर से कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन लीना सख्ती से इनकार कर देती है। वो कहती है कि जिम का बचना एक चमत्कार था, मतलब लाखों में एक, और मेरी बेटी पहले से बहुत कुछ झेल चुकी है, शायद वो इस वायरस को झेल नहीं पाएगी। इसलिए दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब उसे शांति पूर्वक जाने देना ही बेहतर होगा। जिम, लीना और डैन तीनों ने मिलकर उस बच्ची की अंतिम यात्रा पूरी की, जिसके कुछ दिन बाद डैन ने जाने का फैसला कर लिया। भले ही जिम और लीना ने उसको रोकने की पूरी कोशिश की हो, मगर डैन अब अपने मिशन पर निकल चुका था। उसे किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को खोजना था। घर में एक ही झटके में 2 लोगों की कमी हो गई थी। लीना और जिम को महसूस होने लगता है कि बंगले के अंदर अब एक अजीब सा खालीपन छा गया है। उधर जंगल में वही इंसान जो लीना को पहले से जानता था, जिसका नाम ब्रेट है, उसे वो कार मिल जाती है जिसको जैक ने छुपाया था। और वो कपल जो इस कहानी में पहले दिखाया गया था, उन्होंने ही ब्रेट की बेटी को भगाया था। और उस छुपी हुई गाड़ी की लोकेशन के सबसे नजदीक सिर्फ एक ही घर था, वो था लीना का घर। ब्रेट आखिरी उम्मीद लेकर उसी बंगले में दोबारा छानबीन करने निकल जाता है। इसी दौरान बर्फ में बेसुध पड़ा डैन अचानक से तेज कदमों की आहट से चौंकर उठ बैठता है। बाहर झांकते ही उसे बर्फ पर फैले कई पैरों के निशान दिखते हैं और साथ ही गाड़ी के टायरों के निशान सीधा लीना के घर की ओर जा रहे होते हैं। ये देखकर डैन का दिल बैठ जाता है। वो बिना कुछ सोचे उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। डैन दूर से देखता है कि लीना का पूरा बंगला अब उन लोगों के कब्जे में है। उसी समय ब्रेट लीना के ऊपर उसकी बेटी की जानकारी छुपाने का आरोप लगाता है, क्योंकि उसके आदमियों को लीना के घर में उस बच्ची की एक निजी वस्तु मिल चुकी थी। लीना अब कुछ कहने लायक नहीं बचती है, उसके पास कोई सफाई नहीं होती है। इधर डैन चुपचाप सुरक्षा घेरा पार कर लेता है और किसी तरह बंगले के भीतर घुसने में कामयाब हो जाता है। वो अंधेरे का फायदा उठाता है और उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है। एक एक करके वो हर कोने में तैनात उन सैनिकों को खत्म करता चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो हॉल तक पहुंचता है, उसे चारों ओर से बंदूकों से घेर लिया जाता है। मगर तभी डैन ऐसा कदम उठाता है जिससे सभी दंग रह जाते हैं। वो अचानक खुद के गले पर चाकू लगा देता है। आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह जाते हैं। सिर्फ लीना समझ पाती है कि डैन क्या कर रहा है। लीना को जैसे अंदेशा हो गया था कि कुछ ही देर में डैन पूरी तरह से क्रेजी मोड में जाने वाला है। अब वो एक अजय शक्ति बन चुका था। उसकी दहाड़ से जमीन कांपती है
और वो ब्रेट के पूरे गिरोह को अकेले ही मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इस बार लीना ने उसे पहले की तरह बांध कर नहीं रखा था, इसीलिए इस बार उसे अपने बेटे को लेकर वहां से भागना पड़ता है। डैन की गूंजती चीखें आसपास के तमाम ज़ॉम्बीज को भी खींच लाती है और अगली सुबह जब डैन की आंखें खुलती हैं तो पूरा बंगला खंडर बन चुका होता है। हर ओर तबाही फैली होती है। टेबल पर उसे लीना का छोड़ा एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो दोनों उत्तर दिशा की ओर निकल रहे हैं और अगर किस्मत ने चाहा तो उन लोगों की मुलाकात दोबारा होगी। डैन मुस्कुराते हुए अपनी बहन की सबसे प्यारी गुड़िया उठाता है और उसे पीठ पर बांधकर उत्तर की ओर चल पड़ता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक यूनिक ज़ॉम्बी स्टोरी थी। इसके अंदर स्पेशल टाइप के इन्फेक्टेड लोग थे जो लगभग अमर जैसे दिखते हैं। वेल, कभी कभी इंसान जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि अपनों को बचाने के लिए लड़ता है। डैन की ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं थी बल्कि उसका त्याग, पागलपन और इंसानी जज्बे की दास्तान है, जहां जंग सिर्फ ज़ॉम्बी से नहीं खुद की इंसानियत से भी थी। वेल, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।